आपका मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने कार्बोस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। आज हम प्रोटीन जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसे कंप्लीट करेंगे, तो देख लेते हैं। प्रोटीन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की एक तरह से नींव है और हमारे शरीर का निर्माणात्मक कार्य जो है प्रोटीन द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है हमारे शरीर में जो टूट फूट है, जो मतलब कोशिका वगैरह जो टूट फूट होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं, उनकी मरम्मत करता है। तो प्रोटीन जो है एक तरह से पूरे शरीर की नींव मानी गई है और उस नींव का जो है पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर जो हमारा घर है, अगर हमारे घर की नींव कमजोर होगी तो हमारा जो शरीर तो क्या होगा, तो घर जो है टूट जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर में भी प्रोटीन उसी नींव की तरह कार्य करता है और उस नींव का पक्का होना जरूरी है। युक्त पदार्थ थे कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ थे, उनको पृथक किया उन्होंने और उनका नाम क्या रखा था, प्रोटीन। तो मुल्डर जो थे उन्होंने 1838 में प्रोटीन जो है उसका नाम कैसे रखा, कुछ पदार्थ थे और उनमें से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक किया और उन पदार्थों का नाम उन्होंने रखा प्रोटीन। ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियाज से बना है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। और प्रोटीन की खोज जो है 1838 में डच निवासी मुल्डर ने की थी और इन्होंने ही प्रोटीन का नामकरण किया था। मानव शरीर में प्रोटीन, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है ये देख लेते हैं। टोटल ड्राई बॉडी पार्ट का जो है आधा भाग प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अलावा टोटल बॉडी का 1/3 भाग प्रोटीन का बना है और मांसपेशियों में 1/5 भाग प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों में 1/10 भाग पाया जाता है और इसके अलावा शेष जो प्रोटीन है वो ऊतकों, लसिका, रक्त तथा श्लेष्मिक तरल पदार्थों में पाया जाता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, इनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है कोशिका केंद्रक में जो प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जो प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। प्रोटीन के अंदर दोनों तरह के तत्व होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व और अकार्बनिक तत्व होते हैं लोहा, आयोडीन, तांबा, कोबाल्ट। प्रोटीन के अंदर जो है नाइट्रोजन का मुख्य भाग होता है और ये नाइट्रोजन की उपस्थिति ही प्रोटीन को वसा और कार्बोज से भिन्न बनाती है। प्रोटीन के अंदर जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके जो प्रतिशत पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। कार्बन का जो है 50% भाग पाया जाता है, ऑक्सीजन का 32% और नाइट्रोजन का 16% और इसके अलावा जो सल्फर और फास्फोरस है ये दोनों सेम क्वांटिटी यानी 3% में पाए जाते हैं। जो है जलीय अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद अपनी सबसे छोटी इकाई यानी अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है और अमीनो अम्ल जो है उसमें भी 2 समूह पाए जाते हैं और पहला जो समूह है वो है कार्बोक्सिल समूह जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है और दूसरा है अमीनो समूह जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अमीनो समूह जो होता है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में और ये बात जो है वैज्ञानिक एमिल फिशर और फिशर ये दोनों वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि जो अमीनो अम्ल है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, हमारे शरीर के लिए जो 10 अमीनो अम्ल है अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला जो अमीनो अम्ल है वो है हिस्टिडीन, दूसरा है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन और वैलिन और इसके बाद है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमीनो अम्ल है और जीवन आवश्यक एक अमीनो अम्ल
इसके स्रोत जो है जैविक स्रोत है, जैसे कि मांस, अंडा, मछली, दूध, ये सभी जो है ट्रिप्टोफैन के स्रोत हैं। इसके बाद देख लेते हैं आंशिक अमीनो अम्ल। आंशिक अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारा जो शरीर है उसकी वृद्धि में और विकास में सहायक तो होते हैं, परंतु जो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है उतना ज़्यादा मतलब सहायक नहीं हो पाते हैं, उतना अच्छे से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास नहीं कर पाते हैं। फिर भी काफ़ी कुछ जो आंशिक प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये जो आंशिक अमीनो अम्ल है ये 5 प्रकार के हैं। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सिनिन। ये जो है 5 आंशिक अमीनो अम्ल हैं और ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। आसबर्ग और मेंडल जो 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटीन की गुणवत्ता को जानने के लिए कि किस तरह का प्रोटीन देने पर किस तरह की वृद्धि होती है, वृद्धि अवरुद्ध होती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने चूहों पर कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के द्वारा कई सारी बातें सामने निकल कर आई, जो कि हम देख लेते हैं। पहला जो था उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने सबसे पहले चूहों को आहार में कैसिन दिया और कैसिन देने पर वृद्धि जो है चूहों की सामान्य रही। गिलियडीन देने पर प्रोटीन आहार में गिलियडीन दिया गया प्रोटीन के रूप में और वृद्धि रुक गई। और इसके अलावा जब मक्के का जिन दिया गया तो जो चूहों की जो वजन है वो निरंतर घटता गया और उनकी मृत्यु हो गई। और जिन के साथ अगर ट्रिप्टोफैन दिया गया चूहों को आहार में और इससे जो है वजन उनका सामान्य रहा, परंतु वृद्धि नहीं हुई। जिन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये तीनों प्रोटीन देने पर उनकी जो वृद्धि है तीव्रता से बढ़ी और गिलियडीन और लाइसिन देने पर उनकी वृद्धि लगातार होती रही। इसके अलावा जो हिस्टिडीन है वो शिशुओं की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सब चीज़ों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि गिलियडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और जिन, इन चारों का जो मिश्रण है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक। पहला आधार है गुणवत्ता का आधार। गुणवत्ता के आधार पर जो प्रोटीन है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण उत्तम। पूर्ण उत्तम जो प्रोटीन होता है उसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है और इसमें सभी 10 अमीनो अम्ल, जो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसके स्रोत जो है प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सभी जो है पूर्ण उत्तम प्रोटीन के स्रोत होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पूर्ण उत्तम प्रोटीन के, जैसे कि दूध में लैक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाता है, मांस के अंदर ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, सूखे मेवे जो होते हैं उनमें एक्सेलेसिन और सोयाबीन ये जो है पाए जाते हैं। तो दूध के अंदर ये इस तरह से तीनों अमीनो अम्ल जो है ये पाए जाते हैं और ये जो पूर्ण उत्तम प्रोटीन है इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मध्यम व आंशिक अमीनो अम्ल। मध्यम व आंशिक जो अमीनो अम्ल है, मध्यम और आंशिक ये दोनों एक ही नाम है, इन्हें आप मतलब कंफ्यूज ना होना कि ये कौन सा नाम इसमें आ गया। मतलब मध्यम और आंशिक दोनों एक ही नाम है। और इसका देख लेते हैं, मध्यम और आंशिक अमीनो अम्ल जो है उसमें 1 या 2 अमीनो अम्ल का अभाव होता है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि दाल के अंदर मिथ्योनाइन पाया जाता है, सोयाबीन में लेग्यूमिलिन पाया जाता है। अब तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन जो होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है और इसका हमारे शरीर की वृद्धि और निर्माणात्मक कार्य में कोई भी सहयोग नहीं होता है। इसके अलावा जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतः ही नाइट्रोजन की उपस्थिति में निर्मित होते रहते हैं। और यहाँ पर दिए गए इसके कुछ स्रोत देख लेते हैं। कंदमूल फल जो है, जैसे कि कंदमूल, साग, सब्जी, इनके अंदर जो है अपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं। परंतु अगर हम अपूर्ण के साथ आंशिक प्रोटीन को मिलाकर खाएं तो हमें काफ़ी हद तक जो है अमीनो अम्ल प्राप्त हो सकते हैं। इसके उदाहरण देख सकते हैं, दाल, रोटी, दही, बड़े, इस तरह से
करके खाया जाए तो हमें आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त। प्रोटीन का जो द्वितीय वर्गीकरण किया गया है वो उसके भौतिक गुणों और घुलनशीलता के आधार पर किया गया है, और इस आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। साधारण प्रोटीन जो है उनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल के द्वारा होता है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद लास्ट में जो बचता है अमीनो अम्ल बचता है। संयुक्त प्रोटीन जो होते हैं उनका निर्माण कई सारे पोषक तत्व, मतलब एक पोषक तत्व होता है और उसके साथ में एक प्रोटीन होता है, उन दोनों के द्वारा जो है संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। कहने का मतलब है सिंपल प्रोटीन के साथ कोई दूसरा पोषक तत्व मिलकर जो है संयुक्त प्रोटीन को बनाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं संयुक्त प्रोटीन के, जैसे कि सिंपल प्रोटीन के साथ अगर कार्बोस को मिला दें तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और सिंपल प्रोटीन के साथ अगर न्यूक्लिक एसिड को मिला दिया जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन, और इसके अलावा अगर सिंपल प्रोटीन के साथ लिपिड को मिला दिया जाए तो बन जाएगा लाइपोप्रोटीन। और हिम जो एक प्रोटीन है और उसके साथ अगर ग्लोबिन को मिला दिया जाए तो हीमोग्लोबिन बनेगा, और प्रोटीन के साथ फास्फोरस को मिलाने पर फास्फोप्रोटीन का निर्माण होगा। अब जो है व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन देख लेते हैं। व्युत्पन्न को उद्भूत प्रोटीन भी बोला जाता है, और इसका जो निर्माण है ताप व शरीर के दबाव, शारीरिक जो दबाव होता है उसके द्वारा एक आंशिक विघटन होता है, और उसके द्वारा जो है व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और व्युत्पन्न प्रोटीन जो है उसके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं: पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। प्राथमिक व्युत्पन्न उद्भूत प्रोटीन जो है उसका निर्माण ताप के द्वारा होता है, और ताप के द्वारा एक क्रिया होती है उसके द्वारा प्राथमिक उद्भूत प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मांस, कच्चे अंडे, इनके ऊपर अगर हम ताप की क्रिया करते हैं, मांस, कच्चे अंडे अगर इनको पकाया जाता है तो उनमें व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा जो प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन है उसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रोटीन, मेटाप्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं अघुलनशील होते हैं जल में, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूध में कैसिन और रक्त के अंदर फाइब्रिन। ये 2 जो है प्रोटीन जो है ये वाले प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, दूध में कैसिन और जमे हुए रक्त में फाइब्रिन। इसके अलावा मेटाप्रोटीन है, और इसके ये जो है अम्ल क्षार द्वारा इसका निर्माण होता है, एसिड के द्वारा तथा नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा मेटाप्रोटीन का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, अम्लीय एल्ब्यूमिन तथा क्षारीय एल्ब्यूमिन। अम्लीय एल्ब्यूमिन और क्षारीय एल्ब्यूमिन। जमे हुए प्रोटीन जो होते हैं उन पर ताप की क्रिया की जाती है, उसी तरह से इनका भी निर्माण होता है, मतलब ताप की क्रिया द्वारा ही जमे हुए प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल है उबले हुए अंडों का एल्ब्यूमिन। द्वितीय व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन देख लेते हैं एक बार। इसका निर्माण जो है ताप के द्वारा होता है, और ताप के द्वारा जो है द्वितीय व्युत्पन्न और या फिर उद्भूत प्रोटीन देख लेते हैं, इनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो इनके निर्माण के लिए ताप दिया जाता है, और ताप के द्वारा सरल या वह संयुक्त प्रोटीन का पुनः विघटन होता है, और उसके बाद में द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। द्वितीय व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन को भी 3 भागों में बांटा गया है, और ये है पेप्टोन्स, प्रोटीआज और पेप्टाइड। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति जगत से प्राप्त। वनस्पति से जगत से जो प्राप्त हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मध्यम, आंशिक और अपूर्ण प्रकार का होता है, और इसके स्रोत हैं दाल, सोयाबीन, बादाम तथा सूखे मेवे, और इसके अलावा मूंगफली।
मूंगफली आदि। और सोयाबीन जो है उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में आंशिक प्रोटीन पाया जाता है। प्राणी जगत से प्राप्त, प्राणी जगत से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसमें सभी 10 अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं और यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सभी 10 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और ये जो है हमें दूध, मांस, मछली, अंडा इन सभी के द्वारा प्राप्त होता है। तो अब देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्वाशीयोरकोर रोग। ये जो है बच्चों में होता है और ज़्यादातर 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग हो जाता है। इस रोग में ऊर्जा की कमी नहीं होती है परंतु प्रोटीन की पूर्णतः कमी हो जाती है। इस रोग का पता सन 1935 में सिस्ली विलियम ने लगाया था और सिस्ली विलियम ने ये पता लगाया था कि ये रोग है ये किसकी वजह से होता है, किस कारण से होता है। और इसमें जब उन्होंने खोज की तो पाया गया कि ये जो रोग है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशीयोरकोर रोग जो होता है उसमें बच्चा जो है उसके अंदर प्रोटीन की पूर्णतः कमी हो जाती है परंतु उसके अंदर जो कार्बोज है वो पूर्णतः होता है। इस वजह से बच्चा जो है कमज़ोर नहीं दिखाई देता है, उसके हाथ पैरों में और मुंह पे सूजन टाइप से दिखाई देती है। इस वजह से इस बच्चा जो है चंद्रकार आकृति का दिखाई देता है। इसके क्वाशीयोरकोर के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें वृद्धि रुक जाती है क्योंकि प्रोटीन का पूर्णतः अभाव हो जाता है, इस वजह से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और लंबाई और वजन में निरंतर कमी होती है। सूजन, पूरे शरीर जो है उस पर सूजन आ जाती है बच्चे के पैरों में, हाथों में और विशेषकर जो है उसके मुंह पे और हाथ पैरों में सूजन हो जाती है। इस वजह से बच्चा जो है फूला फूला सा दिखाई देता है। शरीर में जो सूजन की मात्रा है वो प्रोटीन की कमी और रक्तवारी यानी प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी के आधार पर पता चलता है कि कितनी सूजन है। अगर क्वाशीयोरकोर के समय बच्चे में प्रोटीन की कमी ज़्यादा है और प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की बहुत ज़्यादा कमी है तो बच्चे के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है क्वाशीयोरकोर रोग के अंदर बच्चा जो है लगातार उसके अंदर जो स्टैमिना की कमी होती जाती है, इस वजह से बच्चा थका थका सा रहता है सारा दिन। और रोग की अधिकता अगर हो जाती है तो ऐसा होने पर बच्चा जो है लगातार बिस्तर पे ही लेटा रहता है और उसके खेलने कूदने की क्षमताएं जो हैं, अन्य कार्य करने की जो क्षमताएं हैं बहुत ही कम हो जाती है। अब इसके अंदर जो है मांसपेशियों का भी लगातार क्षय होता जाता है, मसल्स जो है लगातार जो कम होती जाती हैं और इस वजह से उस बच्चे का जो हाथ पैर है वो बहुत ही पतले दिखाई देते हैं। मांसपेशियों का क्षय जो मुख्य रूप से होता है वो होता है हाथ पैर और टांगों पे। इस वजह से बच्चे के हाथ पैर और टांगे बहुत ही पतले दिखाई देते हैं। एनीमिया, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चे हीमोग्लोबिन जो होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है और इस वजह से बच्चे के अंदर रक्त की बहुत अधिक कमी हो जाती है। लीवर में फैट का जमाव, जैसा कि हमने देखा कि बच्चे जो क्वाशीयोरकोर रोग है उसके अंदर बच्चे के अंदर कार्बोज की जो है बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है वो जो फैट होता है वो जो है लीवर में जमा हो जाता है और इस वजह से जो पैंक्रियाज का साइज है वो भी छोटा हो जाता है। त्वचा पर प्रभाव, त्वचा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और त्वचा पर जगह जगह भूरे रंग के काले चकत्ते हो जाते हैं बच्चे के शरीर पर और ज़्यादातर जो मुँह जो होता है उसका मुँह के ऊपर ज़्यादातर ये चकत्ते दिखाई देते हैं। बाल पर प्रभाव, बालों पर भी प्रभाव होता है क्योंकि जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इस वजह से अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल भी रूखे सूखे और बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर क्वाशीयोरकोर रोग है तो इस वजह से इस टाइप के ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उसकी वृद्धि में रुकावट आ जाती है, उसकी लंबाई और वजन में कमी होती है और इसके अलावा उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देती है और मांसपेशियों का क्षय होता है।
एनीमिया हो जाता है क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता और इस वजह से आरबीसी जो रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता। लीवर में फैट जमा हो जाता है, इस वजह से जो पैंक्रियाज है उसका आकार छोटा हो जाता है। त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है और कहने का ये मेरा मतलब है कि लगभग पूरा शरीर ही इस रोग से प्रभावित होता है। और को रोग जो है उसमें विटामिन की कमी भी हो जाती है क्योंकि जो प्रोटीन है वो विटामिन निर्माण के लिए पेरिक्यूसर की तरह काम करता है। प्रोटीन जो है पेरिक्यूसर जो की तरह काम करता है, इस वजह से कई सारे विटामिन का निर्माण होता है। परंतु जब क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है बच्चे को, तो उसके शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं हो पाता है। इस वजह से विटामिन की कमी से भी कई तरह के रोग हो जाते हैं जो हम देख लेते हैं। पहला जो है विटामिन बी की कमी के कारण होठों में के जो कोने होते हैं उनमें जलन होती है। इस वजह से बच्चा जो अपना मुंह पूरी तरह से नहीं खोल पाता। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे के जो आँखें हैं उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शुरुआती जो प्रारंभिक जो स्टेज होती है उसमें बच्चे के आँखों में रतौंधी रोग हो जाता है और अगर ये रोग अधिक बढ़ता जाता है तो उसके आँखों के जाने का भी खतरा बन जाता है। वो है मेरास्मस रोग। और जैसा कि क्वाशियोरकोर रोग जो होता है वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, परंतु जो मेरास्मस रोग होता है उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोज की भी कमी हो जाती है। और जो मेरास्मस रोग है इसको सूखा रोग भी बोला जाता है। यह रोग 6 माह से यानी 6 महीने से 18 महीने के बच्चों में देखा जाता है और इसके अलावा 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये रोग हो जाता है। अधिकांशतः जो है निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें ये रोग देखा जाता है, जो देखा जाता है। जो इसके अलावा जो महिलाएं जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती हैं और इस वजह से वह अपने बच्चों को पोषक आहार नहीं दे पाती हैं, इस वजह से ये रोग उनमें होता है। मेरास्मस रोग का मुख्य कारण है प्रारंभिक अवस्था में बच्चे का दूध छुड़ा देना। क्वाशियोरकोर रोग से बिल्कुल उल्टे हैं, इसमें कोई किसी तरह की सूजन नहीं दिखाई देती है क्योंकि कार्बोज की भी कमी होती है और इसके अलावा वजन भी बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है, यकृत में वसा का जमाव नहीं होता है और मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्षय होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियाँ बिल्कुल ही कम हो जाती हैं और बच्चा जो है एक हड्डियों का ढांचा जो होता है उस तरह का दिखाई देता है। इसके अलावा मेरास्मस रोग में बच्चा जो है बहुत अधिक मात्रा का बहुत ज़्यादा अधिक एज का दिखाई देता है और उसकी जो हड्डियों का ढांचा वो बन के रह जाता है। और मेरास्मस रोग जो है उसको PEM भी बोला जाता है। PEM का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेरास्मस। मतलब ये जो मेरास्मस रोग है वो प्रोटीन और एनर्जी की कमी के कारण होता है, इस वजह से इसको PEM भी कहा जाता है। तो और मेरास्मिक क्वाशियोरकोर रोग जो है मेरास्मस और क्वाशियोरकोर रोग के बीच की स्टेज होती है। इसके अंदर क्वाशियोरकोर रोग और मेरास्मस इन दोनों के ही लक्षण देखे जाते हैं और ये रोग जो है अधिकतर विकासशील देशों जैसे कि अफ्रीका, भारत तथा दक्षिण एशिया में देखा जाता है। अब जो है मेरास्मिक क्वाशियोरकोर या फिर मेरास्मस और क्वाशियोरकोर रोग जो है उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। रोग के पहले हफ्ते में जो बच्चा होता है उसे वसा फ्री मतलब फैट फ्री भोजन दिया जाना चाहिए और वसा रहित दिया जाना चाहिए। उसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि रोग के समय बच्चे की जो पाचन क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और बच्चा अधिक वसायुक्त भोजन को पचा नहीं पाता है। तो ऐसे में बच्चे को वसा रहित भोजन दिया जाना चाहिए। वसा रहित उसे दूध दिया जाना चाहिए, दलिया दे सकते हैं। इसके अलावा फलों सब्जियों के जूस दे सकते हैं। सब्जियों के द्वारा बहुत ही कम नमक मिर्ची का बिल्कुल भी मतलब बहुत कम जो होता है उनका यूज़ करते हुए सूप बना के देना चाहिए वेजिटेबल्स का। और रोग के समय बच्चे के मिर्च मसाले वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल ही कम कर देने चाहिए। और अगर बच्चे के शरीर में
बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देती है, क्वाशियोर रोग के समय अगर बच्चे के शरीर में सूजन है तो ऐसे में नमक कम कर देना चाहिए, परंतु जब सूजन सही हो जाती है उसके बाद उसे नमक सही मात्रा में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जब बच्चे का पाचन क्षमता सही हो जाती है और बच्चा बहुत वसा युक्त भोजन जो है उसे पचा पाता है, तो ऐसे में बच्चे को वसा से युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, परंतु उसमें भी एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके बच्चे की जो फूड की क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे की जो शरीर की कैलोरी मात्रा होती है, जो बच्चे को आवश्यकता होती है, वो है 140 से 150 kcal और ये प्रति किलोग्राम यानी वजन के हिसाब से ये दी जाती है। तो जब बच्चे का डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता है तो उसे पूर्णतः कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे के अंदर लोहे और विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो इस कारण बच्चे को जो है लोहे युक्त भोजन दिया जाना चाहिए और विटामिन से युक्त भोजन भी दिया जाना चाहिए। विटामिन के लिए हम बच्चे को कार्ड लीवर ऑयल। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो प्रोटीन का डाइजेशन है और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा प्रोटीन जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।